नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, बहुत से पेंशनर्स के मन में यह सवाल होता है कि क्या ईसीएचएस की सुविधा के साथ साथ आयुष्मान योजना का लाभ भी लिया जा सकता है। इस पर एक नया नियम जारी किया गया है, जिसे मैं आपको लेटर दिखाकर विस्तार से समझाऊंगा। साथ ही दोस्तों, लोकसभा में भारत सरकार द्वारा हर महीने 1000 पेंशनर्स को दिए जाने वाले एफएमए फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस के बारे में भी जानकारी दूंगा। उसकी बढ़ोतरी को लेकर संसद में सवाल किया गया, जिसका जवाब भारत सरकार ने दिया है। सरकार का क्या जवाब आया है, इसे हम आगे विस्तार से देखेंगे और समझेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप जागरूक नहीं हैं, तो चाहे आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हों या सीपीपीसी से, आपके साथ नुकसान हो सकता है। जी हां, लेकिन अगर आप सतर्क और जागरूक हैं, तो आपके पुराने हक के पैसे, जो बहुत समय से लंबित हैं, आपको मिल सकते हैं। लाखों रुपए का एरियर भी आपका बन सकता है। आज मैं आपको डिफेंस ऑफिस का एक लेटर दिखाऊंगा और समझाऊंगा, जिसे देखकर आप भी कहेंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है। यह समस्या कई पेंशनर्स के साथ होती है और ऐसा हो सकता है कि यह समस्या आपके साथ भी हुई हो। इसलिए अपने हक के पैसे और एरियर को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा जानकारी से अपडेट रहे। दोस्तों, एसबीआई की ओर से एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज की राशि बढ़ा दी गई है। अब यह 50 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो गई है और पेंशनर्स के लिए यह 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। यह किन लोगों के लिए लागू है और इसके बारे में विस्तार से जानकारी आज के वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए इन्हीं विषयों पर चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे एक अनुरोध है। यदि आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने और भरोसेमंद व प्रामाणिक जानकारियां लगातार प्राप्त करने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और इन जानकारियों को शेयर करें, ताकि यह सिर्फ आपके पास तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन जरूरतमंद पेंशनर्स तक भी पहुंचे जिन्हें वास्तव में इन जानकारियों की आवश्यकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला विषय और सबसे अहम जानकारी यह है कि डीएसपी में इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ा दिया गया है। अब 50 लाख की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ और 30 लाख को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, इसे लेकर एसबीआई द्वारा एक आधिकारिक लेटर जारी किया गया है। चलिए उस लेटर को देखकर समझते हैं। यह जानकारी स्टेट बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय नई दिल्ली द्वारा प्रदान की गई है। इस जानकारी के तहत पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज से संबंधित अहम विवरण साझा किए गए हैं। इस जानकारी के अनुसार पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है और पेंशनर्स के लिए यह राशि 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। यह अपडेट नाउंस्ड फीचर्स ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सैलरी पैकेज के तहत दी गई है। हालांकि जो डीएसपी डिफेंस सैलरी पैकेज सशस्त्र बलों के लिए होता है, वह भी इसी आधार पर कार्य करता है। अगर आप लेटर को ध्यान से देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज में यह बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कुछ और सुविधाएं भी हैं जिनमें सुधार और बढ़ोतरी की गई है, जो इस पैकेज को और बेहतर बनाती हैं। और अगर आप इस पैराग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो यहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रिटायर्ड पर्सनल के लिए पेंशनर्स के पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। ये उन रिटायर्ड कर्मियों के लिए एक बड़ी सुविधा है जो डीएसपी अकाउंट के माध्यम से लाभ प्राप्त करते हैं। ये बदलाव न केवल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीपीएफ के लिए लागू हुआ है, बल्कि जल्द ही भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रिवाइज कर इन दरों को लागू किया जाएगा। यह बदलाव इन सेवाओं से जुड़े पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत और सहूलियत लेकर आएगा। चलते हैं अगली जानकारी की ओर।
एफएम में हर महीने 1,000 रुपये बढ़ाने की संभावना पर सवाल उठाया गया था। भारत सरकार ने संसद में इस पर जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, यह सवाल पूछा गया था कि जो 1,000 रुपये हर महीने पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा के लिए एफएमएल फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के तहत मिलता है, उसमें सरकार कब और कितनी बढ़ोतरी करेगी। इस विषय पर भारत सरकार का जवाब आया है। चलिए उस सवाल जवाब के ब्यौरे पर नजर डालते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 6 दिसंबर 2024 को यह सवाल किया गया था कि क्या एफएमए में वृद्धि की जाएगी। इस पर श्री टी.आर. बालू जी ने लोकसभा में यह सवाल उठाया था। सवाल यह था कि क्या सरकार उन पेंशन भोगियों के मासिक चिकित्सा भत्ते में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव लाने जा रही है जो सीजीएचएस की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं। उनके लिए संबंधित प्रक्रिया क्या है? अगर हां, तो क्या उनके चिकित्सा खर्चों को 1,000 प्रति माह की मामूली राशि से पूरा किया जाएगा? यदि नहीं, तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित जीवन साथी की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा तंत्र अपनाया गया है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल था जो लोकसभा में भारत सरकार से पूछा गया। इस पर भारत सरकार ने उत्तर दिया है। यहां आप देख सकते हैं कि श्री प्रताप राव जाधव जी ने भारत सरकार की ओर से उत्तर दिया है, जिसमें सवाल क से लेकर ग तक का जवाब दिया गया है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले केंद्रीय सरकार के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को उनके दैनिक चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता एफएमए प्रदान किया जाता है। पिछली बार एफएमए में 1,000 रुपये की वृद्धि केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई थी। वर्तमान में निश्चित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक नया वेतन आयोग नहीं आएगा, तब तक इसमें रिवीजन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार का उत्तर दिया गया है और साथ ही कुछ अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है। अगर कोई पेंशन भोगी एफएमए छोड़कर ईसीएचएस या सीजीएचएस जैसी अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना चाहता है, तो उसकी सुविधा उन्हें उपलब्ध है। इसी प्रकार की जानकारी सरकार की ओर से लोकसभा में दी गई है। आप सभी ने देखा कि भारत सरकार ने कहीं ना कहीं पे कमीशन के मुद्दे पर अड़ंगा लगाया है। जब पे कमीशन के बारे में पूछा जाता है, तो सरकार का जवाब होता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस तरह से चीजें अटक जाती हैं। अगर कोई वृद्धि की मांग करता है जो पे कमीशन से जुड़ी हो, तो सरकार उसे पे कमीशन से जोड़ देती है। लेकिन जब पे कमीशन के ऊपर सवाल उठता है, तो वे कहते हैं कि यह अभी विचाराधीन है। इस प्रकार के गोलमोल उत्तरों से चीजें साफ होनी चाहिए। सरकार को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि पे कमीशन कब तक लाया जाएगा। अगर नहीं लाना है, तो भी स्पष्ट रूप से बता दें कि हम पे कमीशन लागू नहीं करेंगे। गोलमोल उत्तर देने से बचा जाना चाहिए। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। चाहे आप स्पर्श, सीपीपीसी, ट्रेजरी या डीपीडीओ से पेंशन लेते हों, जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे, तब तक आपको केवल नुकसान ही होगा। जी हां दोस्तों, मेरे सामने ऐसे मामले आते हैं जिन्हें देखकर और समझकर मैं खुद भी हैरान रह जाता हूं। इसीलिए निष्कर्ष यही है कि चाहे आप सीपीपीसी से पेंशन लें, स्पर्श से या ट्रेजरी से, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक आपको केवल घाटा ही उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप जागरूक हो जाएंगे और समझेंगे कि आपका पेंशन गलत हो रहा है और उसे सही तरीके से कैसे प्राप्त करना है, उस दिन आपकी स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होगी। जब आपको सही मार्ग मिल गया है, तो चाहे आप स्पर्श से पेंशन लें या सीपीपीसी से, आपको सही पेंशन मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, जानकार बनिए। आपको अपने सटीक और लेटेस्ट एंटाइटलमेंट को समझना होगा। यहां एक उदाहरण है जिसे दिखाकर मैं आपको समझाना चाहूंगा। चलिए उस लेटर को देखते हैं। ये लेटर रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा सीपीपीसी को पेंशनर के गलत पेंशन भुगतान के संदर्भ में लिखा गया है। खासकर यह डिसेबिलिटी एलिमेंट से जुड़ा मुद्दा है। जब आप इसे देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी सीपीपीसी द्वारा किया गया है। जी हां,
मैं आपको दिखाता हूं कि रिकॉर्ड ऑफिस ने सीपीपीसी को जो लिखा है वह कितना महत्वपूर्ण और अहम है। देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर के पैराग्राफ में यह स्पष्ट किया गया है कि सो एंड सो नंबर नायक एसी बर्मन, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बरपेटा ब्रांच असम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें डिसेबिलिटी एलिमेंट 20% के हिसाब से प्रदान किया गया था। यह निर्णय पीसीडीए प्रयागराज द्वारा पीपीओ में दर्ज संख्या 1 अल्फा के तहत लिया गया था। यहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पीसीडीए प्रयागराज ने पीपीओ निकालकर पेंशनर को 20% डिसेबिलिटी एलिमेंट प्रदान किया था, जो 8 मार्च 2008 से प्रभावी होना था। यह मामला मेरे पास लगभग 3 महीने पहले आया था, जब उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। उनके दस्तावेजों की जांच करने के बाद उन्होंने एक शिकायत दर्ज की। इसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस ने यह लेटर जारी किया। देखिए, यह वास्तव में हैरान करने वाली बात है कि उनका पीपीओ भी जारी हो चुका था और भेजा जा चुका था सीपीपीसी को। बावजूद इसके उन्हें भुगतान नहीं किया गया। पेंशनर भी चुपचाप रहे। उन्हें यह तक नहीं पता चला कि उन्हें डिसेबिलिटी एलिमेंट मिला ही नहीं और लागू भी नहीं हुआ। लेकिन जब हमारे चैनल से जुड़ने के बाद यह कार्रवाई हुई तो रिकॉर्ड ऑफिस ने स्पष्ट लेटर लिखा है कि इन पेंशनरों का डिसेबिलिटी एलिमेंट लागू कर दिया गया था और पीपीओ भी निकाल लिया गया था, लेकिन इसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा है, अब उस सेवानिवृत्त सैनिक ने इस ऑफिस का रुख किया और बताया कि डिसेबिलिटी एलिमेंट उन्हें 8 मार्च 2008 से नहीं दिया गया है। अब उनकी सर्विस डिटेल्स अक्टूबर 2023 से स्पर्स में माइग्रेट हो चुकी हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस मामले की जांच करें और डिसेबिलिटी एलिमेंट का भुगतान करें। साथ ही पीपीओ आपके ऑफिस को फॉरवर्ड किया गया है और एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इसे पीसीडीए प्रयागराज को भेजें और डिसेबिलिटी एलिमेंट के साथ एरियर की गणना करें। यह वास्तव में एक गंभीर मामला है। भले ही पीपीओ जारी हो चुका था, फिर भी उनका भुगतान नहीं किया गया था। अब रिकॉर्ड ऑफिस ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपने भुगतान नहीं किया तो या तो आपको भुगतान करना होगा या फिर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और कैलकुलेशन सीट बनाकर पीसीडीए को भेजना होगा, ताकि वहां से उनका एरियर का भी भुगतान हो सके और सही दर के अनुसार डिसेबिलिटी एलिमेंट का भी भुगतान हो सके। यह गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ऐसे हजारों पेंशनर्स हैं जो अपने उचित पेंशन, उचित डिसेबिलिटी एलिमेंट या सर्विस एलिमेंट की मांग कर रहे हैं। इनमें से कई मामलों में ऐसा होता है कि पीपीओ जारी हो चुका होता है, फिर भी उन्हें सही भुगतान नहीं मिलता। फैमिली पेंशन हो या अनाउंस रेट की फैमिली पेंशन, इन मामलों में भी सही भुगतान नहीं हो पाता। आप सबने देखा होगा कि उनका पीपीओ भी पहले ही जनरेट हो चुका था, लेकिन फिर भी सीपीपीसी द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया था। अब हमारे चैनल से जुड़ने के बाद पेंशनर जागरूक बने और उन्होंने कार्रवाई की। अब कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हो चुका है और रिकॉर्ड ऑफिस ने लेटर जारी किया है। आगे का लंबा प्रक्रिया जारी रहेगा, लेकिन उन्हें उनका हक जरूर मिलेगा। इसलिए आप भी जागरूक बनें और अपने हक की प्राप्ति के लिए प्रयास करें।